साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा, महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वश में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूजीसी नेट हिंदी, यूजीसी नेट हिंदी में जितनी भी कहानियां लगी हुई हैं उन सभी कहानियों की समीक्षा इस एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने। तो उसी क्रम में सबसे पहले आती है कहानी जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी के रचनाकार का नाम है माधवराव सप्रे। इस कहानी का रचना काल है 1901 वर्ष और यह रचना छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। 1901 ईस्वी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है और इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इस कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं इस पर विचार करते हैं। तो इसमें पहला पात्र है एक विधवा औरत है और उसकी 5 वर्षीय पोती है और एक है जमींदार। इस कहानी का विषय क्या है वो देखते हैं। जमींदारी व्यवस्था और उससे शोषण की कथा है। जमींदार का इसमें अंत में हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये कहानी जिसे लिखा है माधवराव सप्रे ने, एक टोकरी भर मिट्टी। इसके बाद दूसरी कहानी की बात करते हैं। इस कहानी को लिखा है राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। कहानी का शीर्षक है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी 1904 में प्रकाशित होती है और इस कहानी की जो पात्र है वो कौन है, स्वयं लेखिका ही है। इस कहानी के पात्र कौन है, स्वयं लेखिका ही इस कहानी के पात्र है। इस कहानी का विषय क्या है वो देखते हैं। इसमें जो कहानीकार है राजेंद्र बाला घोष, वो चंद्रमा से अपनी बातचीत बनाकर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में आए हुए परिवर्तनों पर कटाक्ष करती है। यह हिंदी की पहली व्यंग्यात्मक, राजनीतिक, पत्रात्मक और एकालाप शैली की कहानी है और ये कहानी मुख्य रूप से निबंधात्मक कहानी है और इसे लिखा है राजेंद्र बाला घोष ने, चंद्रदेव से मेरी बातें। इसके बाद अगली कहानी पर बात करते हैं जिसका नाम है दुलाई वाली और इस कहानी को भी लिखा है राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला ने। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1917 ईस्वी और कहानी प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका में। इस कहानी के प्रमुख पात्र बंशीधर, जानकी उसकी पत्नी, सीता, नवल किशोर और दुलाई वाली है। इस कहानी का विषय क्या है, हास्य विनोद पर आधारित ये कहानी है। नवविवाहिता की मनोदशा का इसमें चित्रण किया गया है। नवविवाहिता के मनोदशा का इसमें चित्रण किया गया है। और इसके बाद में अगली कहानी दुनिया का अनमोल रत्न। कहानी का नाम दुनिया का अनमोल रत्न और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। दुनिया का अनमोल रत्न क्या हो सकता है, ये लेखक के मनोभाव है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी जो कि जमाना पत्रिका में प्रकाशित होती है और बाद में इसी कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने 1907 ईस्वी में सोजेवतन अपना कहानी संग्रह में इसे सम्मिलित किया। इस कहानी के पात्र दिलफिगार और दिल फरेब। कहानी के दो पात्र हैं, दिलफिगार और दिल फरेब। कहानी का विषय क्या है, देश प्रेम की भावना है। कहानी का विषय देश प्रेम की भावना, प्रेम के आदर्श स्वरूप और पवित्रता का विषय, तीज, रत्न, पवित्र, सती की राख, देश सेवा में गिरा हुआ खून का कतरा, खून का वह आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वही है। अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है
कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वह खून का एक कतरा है जो देश की हिफाजत के लिए गिरता है, अर्थात बलिवेदी पर नौछावर हो जाता है। इसके बाद अगली कहानी, कानों में कंगना। कहानी का नाम कानों में कंगना और इसे लिखा है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने। यह कहानी का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी और ये कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं नरेंद्र, किरण, योगीश्वर, किन्नरी और मोटन। ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। और मोहन। और इस कहानी का विषय है वासना और प्रेम में क्या अंतर है, स्त्री की सामाजिक स्थिति क्या है, पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति का चित्रण और प्रकृति के माध्यम से पुरुष के प्रेम का उजागर इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी ने। कहानी का नाम कानों में कंगना। ठीक इसके बाद में हम बात करते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी, जिसका नाम है उसने कहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी, कहानी का नाम उसने कहा था। प्रकाशन वर्ष जून 1915, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है और इसके प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, होरा, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह, माहा सिंह, कीरत सिंह, पोलूराम और अब्दुल्ला। ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ये कहानी के क्या है, प्रमुख पात्र हैं। अब ये जो कहानी है उसने कहा था, ये हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है, अर्थात इसे कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली। कहानी कौन पर आधारित है, फ्लैशबैक पद्धति या पूर्व दीप्ति शैली पर। प्रेम का आदर्श स्वरूप इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया गया है। त्याग और वीरता की कहानी बताई गई है। प्रेम की भावना, जो विदेश प्रेम की भावना कैसे परिलक्षित होती है, इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। वचनबद्धता, इस हेतु कहानी जो कुर्बानी दी गई है लहना सिंह के द्वारा, उसको भी इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हिंदी की पहली कहानी जो पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित है, जिसे लिखा है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। कहानी का नाम उसने कहा था। ठीक उसके बाद में आते हैं हम लोग, कहानी का नाम आकाशदीप और कहानी लिखने वाले जयशंकर प्रसाद। कहानी आकाशदीप, लिखने वाले जयशंकर प्रसाद। प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। आकाशदीप कहानी संग्रह में ये कहानी प्रकाशित है। इस कहानी के प्रमुख पात्र, बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र, जया, नायक इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ये कहानी ऐतिहासिक रोमानी चरित्र प्रधान कहानी है। ये कहानी ऐतिहासिक रोमानी चरित्र प्रधान कहानी है। नारी अंतर्द्वंद मनोदशा का चित्रण किया गया है। कर्तव्यनिष्ठ नारी का चित्रण किया गया है तथा प्रेम और घृणा का अंकन सफल असफल प्रेम की कहानी है। आकाशदीप असफल प्रेम की कहानी है। जलदस्युओं के जीवन की चुनौतियों का अंकन इस कहानी के माध्यम से किया गया है। आकाशदीप का जलना चंपा के व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी का प्रतीक बन जाता है। महत्वपूर्ण कहानी है आकाशदीप, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक उसके बाद में अपना अपना भाग्य। ठीक उसके बाद में बात करते हैं अपना अपना भाग्य और इसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। यह कहानी 1931 में प्रकाशित होती है और वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित होती है। ये जो कहानी है ये मैं शैली की कहानी है। लेखक, उसके वकील दोस्त और पहाड़ी बच्चा इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी का विषय भारतीयों की भाग्य भरोसे छोड़ने की प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। भारतीय लोग अधिकतर भाग्य के भरोसे अपने जीवन यापन करते हैं। वो सब बातें इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी का चित्रण भी इस कहानी का मुख्य विषय है। बाल श्रम पर आधारित ये जो कहानी है, ये बाल श्रम को भी बताने का प्रयास करती है। महत्वपूर्ण कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, जिसका नाम है
अपना अपना भाग्य। ठीक उसके बाद में आते हैं हम लोग मुंशी प्रेमचंद। इससे पहले भी हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और उन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या बताया? खून का वह कतरा जो देश की आज़ादी के लिए गिरे, वही क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ईदगाह। ईदगाह कहानी किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसका प्रकाशन वर्ष 1900 अगस्त 1933 ईस्वी, और ये चांद पत्रिका में प्रकाशित होती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? हामिद, अमीना, चौधरी कायम अली, महमूद, मोहसिन, नूरा, सम्मी, आदिब, फाइमन और जुमराती, ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ये जो कहानी है ईदगाह, ये बाल मनोविज्ञान पर का सूक्ष्म अंकन करती है, बाल मन की सहजताओं का चित्रण करती है, आशावादी जीवन की कहानी है। गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करने वाली ये जो कहानी है, भ्रष्ट पुलिस तंत्र की कहानी बताने का प्रयास करती है। ईद को लेकर बच्चों में होने वाले सहज उत्साह का चित्रण भी इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बताने का प्रयास किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन कहानी है। इसके बाद में आते हैं हम लोग अगली कहानी जिसका नाम है गैंग्रीन, जिसे लिखा है जैनेंद्र ने, और इस कहानी का दूसरा नाम रोज भी है। इस कहानी का प्रकाशन 1931 ईस्वी में होता है विपत्तिका कहानी संग्रह में। 1990 ईस्वी में विपत्तिका के 5वें संस्मरण में इस कहानी को नाम दिया गया गैंग्रीन। इस कहानी के प्रमुख पात्र मालती, महेश्वर, टीटी और लेखक खुद है। ये जो कहानी है मैं शैली पर लिखी गई कहानी है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था अपना अपना भाग्य, जो जैनेंद्र कुमार की है, वो भी मैथ शैली पर लिखी गई कहानी थी। ये जो कहानी है ये चरित्र प्रधान कहानी है, मध्यम वर्गीय मानसिकता की कहानी। इसके माध्यम से अज्ञे जी ने बताने का प्रयास किया है। द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। मानव जीवन की यांत्रिकता को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है जिसका नाम है गैंग्रीन या रोज। ठीक उसके बाद में जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। नारी जीवन में विवाह पूर्व स्वतंत्रता, विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता, घुटन, निर्जीव जीवन के महत्व, अपना अस्तित्व खोजती कहानी नारी के अस्तित्व को बताने का प्रयास करती है। एक बेहतरीन कहानी है रोज गैंग्रीन। ठीक उसके बाद में हम बात करते हैं राही। राही कहानी जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये हिंदी की जानी मानी कवित्री भी रही हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई नाम से कविता भी लिखी, लंबी कविता लिखी। और वो लिखती हैं इस कविता में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। अब हम बात करते हैं इसकी कहानी पर। कहानी का नाम है राही, जिसकी लेखिका खुद है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी में सीधे साधे चित्र काव्य संग्रह कहानी संग्रह में प्रकाशित होती है। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह 1947 में। इसके प्रमुख पात्र दो हैं, एक तो राही है और दूसरी है अनीता। इस कहानी का विषय वस्तु क्या है? गरीबी एवं गरीबी की व्यवस्था का अंकन ये कहानी करती है। देश की दरिद्रता का अंकन ये कहानी करती है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा को उजागर करने का यह प्रयास करती है। मांगरोली जाति का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है, जो मांग कर खाने वाले लोग होते हैं, जिन्हें लेखिका ने क्या बोला है? मांगरोली, जिसे आप लोग समझते हो ब्राह्मण वर्ग के लोग जो मांग कर खाते हैं। नारी चेतना की झलक भी इस कहानी में देखने को मिलती है। नारी वेदना की झलक भी इस कहानी में देखने को मिलती है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण भी इस कहानी के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताने का प्रयास किया है। भारतीय पिछड़े वर्ग की कहानी, उन गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने की कहानियों को भी ये कहानी बताने का प्रयास करती है। ये कहानी बेहतरीन कहानी है। इसके बाद में अगली कहानी सिक्का बदल गया। कहानी का नाम सिक्का बदल गया, और ये कहानी किसने लिखी है? कृष्णा सोबती ने। ये प्रकाशित होती है जुलाई 1948 में प्रतीक नामक पत्रिका में।
कहानी के प्रमुख पात्र साहनी, सोरा, हुसैना, शाहजी, जैना, फिरोज, वसूली, नवाब बीबी, बेगू, जेलदार, इंस्पेक्टर दाऊद खान, मुल्ला इस्माइल, ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं। और इस कहानी में जो विशेष बात है वो बताने का प्रयास किया है कि जब भारत एक था, अर्थात भारत और पाकिस्तान एक था, तब भारत की स्थिति क्या थी, और जब भारत गुलाम से आज़ाद हुआ तब भारत जब दो भागों में विभक्त हो गया तब की स्थिति क्या है। तो वो कहती है इसमें, अविभाजित कश्मीर के चेनाब के तट पर जबलपुर की कथा है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है। विस्थापन से उत्पन्न अलगाव की समस्या का चित्रण करने वाली कहानी है। विभाजन से लोगों की मानसिकता में आए परिवर्तन की कहानी है। सांप्रदायिकता का चित्रण करती है। विधवा नारी की पराधीनता का वैज्ञानिक अंकन इस कहानी के माध्यम से कृष्णा सोबती ने करने का प्रयास किया है। इसके बाद में अगली कहानी परिंदे, जिसे लिखा है निर्मल वर्मा ने। ये कहानी 1955 में प्रकाशित होती है, परिंदे कहानी संग्रह में, जो 1959 में प्रकाशित होता है। इसके प्रमुख पात्र हैं लतिका, मेजर गिरीश नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर हर्बर्ट, मिस्टर हर्बर्ट, सुधा, करीमुद्दीन, मिस वुड, मेरी, फादर एलमंड, जूली और हेमंती, ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी का विषय क्या है वो निर्मल वर्मा जी ने बताने का प्रयास किया है। जीवन के आंतरिक लय और भाव बोध को खोलती हुई ये कहानी है। नारी मन स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी है। सैन्य जीवन और प्रेम की कहानी का अंकन करती है। कॉन्वेंट स्कूलों के वातावरण का भी इस कहानी के माध्यम से चित्रण किया गया है और ये कहानी हिंदी की महत्वपूर्ण कहानियों में गिनी जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी, लिखा है निर्मल वर्मा जी ने। इसके बाद में अगली कहानी चीप की दावत, महत्वपूर्ण कहानी है जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। 1956 में पहला पाठ नामक अपना कहानी संग्रह में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र श्यामनाथ, मिसेस श्यामनाथ, श्यामनाथ की माँ, चीफ और अन्य इस कहानी के मुख्य रूप से पात्र हैं। इस कहानी का विषय क्या है? बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी है, माँ के बलिदान की कहानी है, सामाजिक आर्थिक विडंबनाओं का अंकन करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। मानवीय या इंसानियत का अभाव इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान समय में हम लोग इंसानियत किस प्रकार भूले जा रहे हैं। आधुनिक जीवन के यथार्थ को बताने वाली महत्वपूर्ण कहानी है चीप की दावत, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। प्रकाशित होती है 1956 ईस्वी में, पहला पाठ काव्य संग्रह में। ठीक उसके बाद में अगली कहानी आती है जिसका नाम है कोसी का घटवार, महत्वपूर्ण कहानी है जिसे लिखा है शेखर जोशी ने। ये जनवरी 1957 में प्रकाशित होती है कल्पना पत्रिका में। कौन सी पत्रिका में? कल्पना पत्रिका में। 1958 में कोसी का घटवार कहानी संग्रह में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र गुसाई, लक्ष्मा, हर धर्म सिंह, नरहरि प्रधान, राम सिंह, उम्मेद सिंह, किशन सिंह इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी के विषय देखते हैं। इस कहानी का विषय अल्मोड़ा के पहाड़ी अंचल की कहानी है। ये अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उस अंचल की महत्वपूर्ण कहानी है। अधूरे प्रेम की कहानी है। कोसी का घटवार अधूरे प्रेम की कहानी है। अकेलेपन का चित्रण करने वाली कहानी है। अकेलापन का चित्रण करने वाली कहानी है। नारी जीवन की व्यवस्था का अंकन करने वाली कहानी है। ये कहानी भी पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसने कहा था, जो जून 1915 में प्रकाशित होती है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी हिंदी की पहली पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई कहानी है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी। ठीक उसी प्रकार कोसी का घटवार भी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी है, जिसे लिखा है शेखर जोशी ने। ठीक उसके बाद में आती है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। इस कहानी का प्रकाशन होता है 1957 ईस्वी में। इस कहानी के प्रमुख पात्र बिरजू, चपिया, बिरजू की माँ, बिरजू के पापा, मखनी फुआ, जंगी, रंगी, राधे, जंगी की पतोहू, बाबू साहेब, सुनहरी, लरेजा और ख्वाज,
ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी की विषय वस्तु पर अगर चर्चा करें तो ये कहानी आंचलिक कहानी है। ये कहानी कैसी है? आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी है। ग्रामीण महिला की इच्छा और आकांक्षा का चित्रण करने वाली कहानी है। महिला सशक्तिकरण, अपनी मनोइच्छा हेतु लड़ती नारी का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। ग्रामीण जीवन में सबको साथ लेकर चलने वाली नायिका का चित्रण किया गया है। मन में वैर कलह सब कुछ भुलाकर एक होने की मानवीय प्रकृति का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। ग्रामीण जीवन में मेलों आदि जो मेले हैं उनका कितना महत्व होता है वो इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किया है। इसके बाद में अगली कहानी जिसका नाम है राजा निर्बसिया और जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। 1957 ईस्वी में राजा निर्बसिया कहानी संग्रह में ही ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, दयाराम, जमुना, मुंशी जी, सुदर्शन दर्जी, राजा निर्बसिया, उसकी पत्नी आदि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अब ये जो कहानी है इस कहानी की विशेषता पौराणिक तथा नवीनता का समानांतर लेते हुए चलने वाली हिंदी की बेहतरीन कहानियों में से एक है राजा निर्बसिया। दाम्पत्य जीवन की समस्याओं पर आधारित ये कहानी है। स्त्री का सतीत्व कितना महत्वपूर्ण होता है इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है। नारी जीवन की त्रासदी का अंकन इस कहानी में किया गया है। निसंतान दंपत्ति के प्रति समाज का क्या नजरिया है, ये सब बातें इस कहानी में बताने का प्रयास किया है और ये कहानी लिखी है कमलेश्वर जी ने। इसके बाद में आती है तीसरी कसम और ये कहानी लिखी है फणीश्वरनाथ रेणु ने। इससे पहले हमने लोगों ने पढ़ा लाल पान की बेगम, वो भी किसकी कहानी थी? फणीश्वरनाथ रेणु की। ये कहानी 1958 ईस्वी में अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित होती है और 1958 ईस्वी में ही ठुमरी कहानी संग्रह में ये कहानी पुनः प्रकाशित होती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, घुन्नीराम, पलटूदास, लहसनावा, महुआ कुमारी आदि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी की विशेषता क्या है? पहली बात तो ये कहानी आंचलिक कहानी है। ग्रामीण जीवन और व्यक्तित्व का चातुर्य चित्रित करने वाली ये कहानी है। अव्यक्त प्रेम और अस्वीकृत प्रेम की मनोदशा को चित्रित करने वाली बेहतरीन कहानियों में से एक है तीसरी कसम। नौटंकी कंपनी में कार्य करने वाली नारी के दर्द भरे जीवन की कहानी इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। नौटंकी कंपनी में कार्य करने वाली नारी के प्रति समाज का क्या नज़रिया है ये बताने का प्रयास किया गया है इस कहानी में। नायक की 3 कस्में कौन कौन सी है वो देखो। चोरी का माल ना ढोना, पहली कसम क्या है? चोरी का माल ना ढोना। दूसरा बांस ना ढोना, दूसरा क्या है? बांस ना ढोना। और तीसरा कंपनी की औरत को ना ढोना, अर्थात किसी को सहारा ना देना। जो कि कंपनी की औरत हो उसको ढोना नहीं है। ये 3 कस्में खाती है इस कहानी की नायिका। चोरी का माल ना ढोना, बांस ना ढोना और कंपनी की औरत को ना ढोना। ये महत्वपूर्ण कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। इसके बाद में अगली कहानी पर हम विचार करते हैं और वो कहानी है पिता। पिता कहानी ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानी है जो 1965 में पिता कहानी संग्रह में प्रकाशित होती है। कहानी के प्रमुख पात्र पिताजी सुधीर, कप्तान भाई देवा, सुधीर की पत्नी है, और रहमान, ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अब हम बात करते हैं इस कहानी की विषय वस्तु पर। नए और पुराने मूल्यों का द्वंद्व इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है ज्ञान रंजन जी के द्वारा। मानवीय जीवन व्यवस्था का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। पिता पुत्र के रिश्तों में आई पीढ़ीगत अंतर इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। बुजुर्ग पीढ़ी द्वारा आधुनिकता
की चमक दमक से दूर रहना, जिस कारण कहीं न कहीं वे अपनी आधुनिक संतान से दूर होते जा रहे हैं। ये कहानी महत्वपूर्ण कहानी है ज्ञान रंजन की। इसके बाद में अगली कहानी बात करते हैं इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इस कहानी को लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार जिनका नाम हरिशंकर परसाई जी है। इस कहानी का प्रकाशन 1970 ईस्वी में ठिठुरता हुआ गणतंत्र नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित होता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जिसमें माता दीन, अब्दुल गफ्फूर, बलभद्र, राम संजीवन और अन्य इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इस कहानी का विषय क्या है? इस कहानी का विषय देखते हैं। भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य करती हुई ये कहानी है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था में किस प्रकार भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था विराजमान है तथा भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर भी व्यंग्य प्रदर्शित करती है। निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य प्रस्तुत करती है। अंधा कानून को भी ये कहानी व्यक्त करती है। विज्ञान और वैज्ञानिकता को ये कहानी नकार देती है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कहानी है। इसके बाद में अगली कहानी बात करते हैं अमृतसर आ गया। भीष्म साहनी की कहानी है। ये 1971 ईस्वी में और 1973 ईस्वी में पटरिया नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित होता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र 3 पठान, 1 बाबू, 1 सरदार और 1 बुढ़िया है। 3 पठान, 1 बाबू, 1 सरदार और 1 बुढ़िया है इस कहानी की मुख्य पात्र। इसके बाद में इस कहानी के विषय क्या है? भारत पाक विभाजन के समय उपजे तनाव की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। सांप्रदायिकता की समस्या का अंकन करती है। नष्ट हुई मानवीय संवेदनाओं का अंकन करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। मैं शैली पर लिखी हुई कहानियाँ हैं। अमानवीय कृत्यों का चित्रण करने वाली कहानी है। अमृतसर आ गया है जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने 1971 ईस्वी में। इसके बाद में अगली कहानी बात करते हैं भोला राम का जीव। कहानी का नाम भोला राम का जीव। ये भी एक व्यंग्य कहानी है जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। इसका प्रकाशन 2016 में वाणी प्रकाशन के द्वारा किया गया। भोला राम का जीव 2016 वाणी प्रकाशन के द्वारा। पात्र धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोला राम की पत्नी, बेटी, साहब, ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। इस कहानी का विषय, जिस प्रकार इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर व्यंग्य कहानी थी, ठीक उसी प्रकार ये कहानी भी व्यंग्य प्रधान कहानी है। सरकारी दफ्तर में बाबुओं का जो रवैया है उसको इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। पेंशन धारक के लिए पेंशन का कितना महत्व होता है, वे सब बातें इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हरिशंकर परसाई की शानदार और बेहतरीन कहानी जिसका नाम भोला राम का जीव। इसके बाद में अगली कहानी आती है जामुन का पेड़। ये अंतिम कहानी है यूजीसी नेट में जिसे लिखा है कृष्णचंद्र ने। इस कहानी में मुख्य पात्र माली, चपड़ासी, शायर, सुप्रिटेंडेंट, सेक्रेटरी और क्लर्क आदि इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ये कहानी भी व्यंग्य प्रधान कहानी है। सरकारी कर्मचारियों का रवैया, लाल फीताशाही का चित्रण करती हुई महत्वपूर्ण कहानी है। सरकारी संवेदनाहीनता का इस कहानी के माध्यम से व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है। साहित्यकार की हालत का दर्शन भी इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसी के साथ में यूजीसी नेट में लगी हुई संपूर्ण कहानियों का हम लोगों ने विषयवार लेखक, पात्र, प्रकाशन और विषय वस्तु के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया। आज आप लोगों के लिए इतना ही। मैं पुनः प्रेमदास वसु सुरेखा आप सभी का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।